जय हिंद साथियों, मैं अजीज़ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पे। जैसा कि आप सभी को पहले वाले वीडियो में दे दिया गया था कि हम आज से दैनिक यानी डेली टेस्ट पेपर जो हैं वो सभी बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं। इस पेपर को सुबह के टाइम में आपको भेज दिया जाएगा और उसके बाद शाम को इस पेपर का निवारण जो है हमारे YouTube चैनल पर कर दिया जाएगा। आप में से यदि कोई भी विद्यार्थी जिसे ये पेपर अभी नहीं मिला हो, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके इस पेपर को प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान रहे, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसे आप नज़र रखिए। थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा, सेना भर्ती रैली उदयपुर 2021 के बारे में टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की हमने बात की थी और आज तारीख 1 अक्टूबर 2021 को हमने ये शुरू किया है, जो लगातार परीक्षा तक यानी जब तक भर्ती परीक्षा होगी तब तक डेली यानी रोजाना बेसिस पे ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सवाल नंबर 31 यानी मैथ का जो भाग शुरू हो रहा है उसकी। पहला सवाल जब आप देखेंगे तो वो सवाल बिल्कुल लिखा हुआ है, प्रिया और लॉरेन की वर्तमान आयु के बीच में क्रमशः अनुपात 3:4 है। ये बात पहले भी समझाई जा चुकी है कि जब यहाँ पे है नाम का शब्द का प्रयोग होता है, इसका मतलब जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, वो वर्तमान की बात की जा रही है। क्लियर? ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है, एक बार हम यहाँ सीखने के लिए एक बार प्रिया और दूसरी बार यहाँ पे लिख देते हैं लॉरेन को। इनके आयु के वर्तमान आयु के बीच में जो अनुपात है वो अनुपात है 3:4 का। यानी इसके सामने आप सीखने के लिए एक बार मैं V लिख देता हूं, आपका वर्तमान। 12 वर्ष बाद में 12 वर्ष की बात करते हैं। 12 वर्ष बाद में लॉरेन की आयु यानी लॉरेन की जो आयु है वो यहाँ पे 36 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो ना तो हमें यहाँ पे लॉरेन की आयु का अनुपात पता है और ना ही हमें यहाँ पे प्रिया की आयु का जो अनुपात है वो पता है। बोला है कि 12 वर्ष बाद में वो 36 साल की हो जाएगी। क्वेश्चन की टैगलाइन यही है और यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है और यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसने बोला है कि 12 साल बाद में 12 साल के बाद में वो 36 साल की हो जाएगी। अभी 36 साल की होने में 12 वर्ष पड़े हैं। इसका मतलब आज की तारीख में उसकी जो आयु है वो 24 वर्ष है। तभी तो 12 साल बाद 36 की हो जाएगी। ठीक है, 12 साल बाद 36 की हो जाएगी यानी 24 की आयु उसकी आज है। और है कि यदि हम बात करते हैं तो आज की तारीख में उसका जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4 है, जबकि उसकी वर्तमान आयु जो है वो 24 है। तो 4 बराबर यदि हम 24 कह रहे हैं तो 1 बराबर हो गया हमारा 24/4 यानी कितना आया 6। 6 का गुणा मैं इससे करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 24 और 6 का 3 से करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 18 यानी 1 हो गया 18 और प्रिया की आयु वर्तमान आयु आ रही है 18 और लॉरेन की आ रही है आपकी 24। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ। उसने क्या बोला अपन को कि 6 वर्ष पहले प्रिया की आयु क्या थी। तो प्रिया आज यहाँ पे 18 की है, प्रिया आज 18 की है। आज से 6 साल पहले प्रिया कितने की थी, तो हम कहेंगे कि प्रिया 12 साल की थी। क्लियर दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया और सॉल्यूशन जो था वो क्लास वाले बच्चों को भी समझ में आ चुका होगा। तो 12 वर्ष जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल आता है, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि एक शंकु को हम बनाते हैं तो शंकु का यदि ये नीचे वाला जो सर्कल है इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो बाकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है πr/l। जबकि ये सर्कल यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो भी जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा πr²। तो यहाँ पे जो आंसर है
वो यहाँ पे ये 1 लिख दिया गया है गलती से, आप इसे L बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बेहद मज़ेदार है, घातांक का सवाल। लेकिन इसमें एक बात और समझा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन दो रूप से लिखे हुए आते हैं। क्वेश्चन एक लिखा हुआ आएगा, अगर बात आई है तो दोनों समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन आया 3 की घात 3 की संपूर्ण घात 3, और एक सवाल आया यहाँ पे 3 की घात 3। दो आपको समझाए थे मैंने, एक के अंदर यहाँ पे घातें जो है वो आपस में बंधी हुई हैं, और एक के अंदर यहाँ पे जो घातें हैं वो स्वच्छंद हैं। क्लियर, मेरी बात याद आ रही होगी। तो यदि यहाँ पे घातें बंधी हुई होती हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक जब खुलता है तो हम कहते हैं कि घातों को आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 3 की घात 3 गुणे में 3, यानी यहाँ पे 3 की घात 9 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। यदि यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे घातें जो हैं वो स्वच्छंद हैं, और घातें जब स्वच्छंद होती हैं तो मैंने बताया था कि घातें पहले हल होगी, घातें पहले हल होंगी। क्लियर दोस्तों, अगर पहले हल होगी तो यानी 3 के ऊपर 3 और फिर 3 लगा हुआ है, तो ये घात यदि पहले हल होगी तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 3 तो रह जाएगा, और 3 की घात 3 यानी उत्तर हो जाएगा 27, और आपका यहाँ आंसर आएगा 3 की घात 27, जो आपका उत्तर है सी, यानी 3 की घात 27। क्लियर। चलिए दोस्तों, नया सवाल आ रहा है हमारा, और सवाल हम देख रहे हैं कि सवाल है औसत का, और औसत का नाम आते ही एक सूत्र हमारे दिमाग में पहले आता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखते हैं वो सूत्र इस सवाल में काम आता है या नहीं आता है। पहले सवाल को पढ़कर देखते हैं। सवाल लिखा है कि 0.3 फिर 3 फिर 0.03 और फिर 0.002 का औसत क्या होगा। बिल्कुल फॉर्मूला काम आने वाला है। तो सबसे पहले राशियों का योग यानी पॉइंट का 3, फिर 3, आपके यहाँ पे डाउट ना हो इसलिए आपको 0 लगा देता हूँ, पॉइंट अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, फिर 0 और फिर 3 फिर पॉइंट और 002। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए, हम योग कर देते हैं। 2 3 3.3, तो ये तो आ गया आपका राशियों का योग, यानी 3.332 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यानी 4। अब जैसे ही आप इसमें भाग देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, भी हटा दीजिए और नीचे 3 0 लगा दीजिए, और ये कट कुटा के आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, यानी 0.833। एक बार आप लोग पुनः कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 0.833 ही होगा। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है हमारे सामने कि 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। ठीक है, 37 से 1/2 में कितने 1/8। सवाल ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को थोड़ा सरल करते हैं। अगर इस सवाल को ऐसे सरल करें तो मैं यहां लिख दूं कि 8 में कितने 4। तो आप कहेंगे कि सर 8 के अंदर 4 का भाग दे दो और आप आंसर आ गया 2। तो यही काम तो यहां पे करना है। चलिए, पहले मिश्र भिन्न दे रखी है, 37 का 2 से गुणा हुआ 74 और 1 75। तो हम कहेंगे कि 75 में 2 में कितने 1/8 हैं। ये सवाल कुछ इस रूप से बन गया। तो बिल्कुल बस आप 75/2 में 1/8 का भाग दे दीजिए। ये 1/8 यहाँ से भाग से जाएगा ऊपर गुणा में, तो हो जाएगा आपका 8/1। 2 से ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 4 बार, और 75 का 4 से गुणा जो होता है वो कितना आता है 300। यानी आपका जो आंसर राइट होगा यहाँ पे वो होगा 300। क्लियर।
अगला सवाल, निम्न में से कौन 1/5 से कम है? यदि 1/5 का हम मान निकालें दशमलव के अंदर, तो 1/5 का जो मान होता है वो होता है, पॉइंट लगाया 0.2 और यहाँ पे 10 आ गया, तो लगभग आपका आंसर आया है यहाँ पे 0.2। अब इससे कम का मान चाहिए आपको। आप देखिएगा एक बार कि यदि आप 8 के अंदर यहाँ पे 35 का आप लेते हैं, पॉइंट लगाया 0, 35 का भाग 2 पे चला जाएगा 70 बार, तो ये तो हो जाएगा सर बराबर। 37 में जाएगा तो 37 के अंदर भी 74 हो जाएगा और 0.2 पे जाएगा, तो सर ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है 39 पे, तो 78 हो जाएगा, पॉइंट लगा के ये भी नहीं हो सकता। बात आती है 2 पे, ये लिया हमने 2, 11, पॉइंट लगाया 0, तो भी यहाँ पे 11 का भाग 1 बार ही जा रहा है। आपका आंसर जो है 2/11। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16, अंतर 2 है। जब भी इस टाइप का सवाल आए, गुणनफल का ये सवाल आ रहा है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले राशियों का योग प्लस अंतर, योग माइनस अंतर, और पूरे के नीचे आप बटा कर दीजिए 4 का, और किसी भी तरह का सवाल हो वो सवाल आपका यहाँ पे हल हो जाएगा। तो आप करते हैं योग आपका 16 प्लस 2, और इधर आपका गुणे में हो गया 16 माइनस 2। 16 और 2 कितना हो गया आपका? 16 और 2 हो गया आपका 18, गुणा 16 में से 2 गया हो गया आपका 14, बटे में हो गया आपका 4, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 9 बार, 2 से ये 14 कट गया आपका 7 बार, और 9 और 7 का गुणा हो गया आपका 63। यानी इन दो संख्याओं का जो आंसर आएगा, गुणा आएगा, वो आएगा 63। क्लियर दोस्तों? अगला, एक प्रिंटर का मूल्य 6250 है। ठीक है, 6250 है, यानी ये उसका वर्तमान मूल्य। इसके मूल्य में कमी हो रही है, मान लिया। कमी पहले वर्ष कितनी हो रही है? 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30%। 3 साल बाद मूल्य क्या होगा? पहले साल का मूल्य यानी आज की तारीख में जो मूल्य है वो 6250। पहले साल यदि 10% की कमी हो गई है तो यानी बचा कितना? 90%। दूसरे साल 20% की कमी हो गई है, बचा कितना? 80%। तीसरे साल 30% की कमी हो गई है, बचा कितना? 70%। और अब आप इसकी कीजिए कैलकुलेशन, तो 2 शून्य से 2 शून्य आपके कट गए, इसके 2 जीरो से आपके ऊपर के ये 2 जीरो कट गए। अब आपका यहाँ पे, चलिए अब आपके पास में यहाँ पे बचा 625 गुणे में 9 गुणे में 8 गुणे में 7 बटे में 100। इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 315 और 3 जीरो, नीचे हमने दिया 100 का भाग, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और उत्तर आएगा हमारा 3150। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आंसर होगा आपका। और ये जो चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है 90, 80 और 70, इस बात को बेहद ध्यान से रखना, क्योंकि कभी भी जो भी मान होगा वो अपने आप का कितना परसेंट होगा? 100%। क्लियर? अब चलते हैं अगले सवाल पे। एक परीक्षा में कुछ 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जितने भी विद्यार्थी हैं कितना परसेंट? 100%। यदि बात की जाए तो 65% यदि यहाँ पे पास हुए हैं, तो यहाँ पे जो फेल हुए विद्यार्थी वो कितने हैं? 35%। क्लियर? अब बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, यानी 65% यदि फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो हैं उनकी संख्या 420 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 35, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 420। तो 420 प्रतिशत का मान हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। गुणा किससे हुआ? 100 से। 5 से कट गया ये 7 बार, 5 से कट गया ये आपका 20 बार, 7 से ये 42 कटा आपका 6 बार, जीरो। 6 का 2 से गुणा हुआ 12, और ये 2 जीरो,
यानी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितनी है, 1200। चलिए दोस्तों, नए सवाल पे आते हैं। नया सवाल है हमारा, किसी वस्तु को जब 740 में बेचा जाता है तो उतना ही लाभ होता है जितना 520 रुपए में बेचकर हानि होती है। तो इस टाइप के सवालों में मैंने बताया हुआ है कि 740 और जो भी दो मूल्य यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों मूल्यों को योग करके 2 का आप क्या दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0, 4 और 2 6, 7 और 5 12, 1260 बटे में 2 जैसे ही आप देंगे और आपका उत्तर आएगा यहाँ पे 630। यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि जब आप 630 रुपये की वस्तु 740 में बेचेंगे या आप 630 रुपये की वस्तु जब आप यहाँ पे 520 में बेचेंगे, तो 630 से यहाँ पे बेचने में आपको 110 रुपये का लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 520 में बेचने पर 110 की हानि हो रही है। तो उतना ही लाभ हो रहा है, उतनी ही हानि हो रही है। तो जो बीच वाला मान है यानी 630, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं अगले सवाल पे। 2 मीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल क्या है। घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुणे में 2 गुणे में 2 यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यानी 24, क्योंकि आपका मीटर में दे रखा है तो 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर 24 वर्ग मीटर यानी सी ऑप्शन। अगला चलते हैं। 12 मीटर चौड़े 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी खंभे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं घनाभ की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं घनाभ की बात की जा रही है। और घनाभ की भी यदि बात की जा रही है तो घनाभ के अंदर भी बात वापस से हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे उसके विकर्ण की, घनाभ के विकर्ण की बात हो रही है। यानी इस कॉर्नर से लेकर और उस कॉर्नर तक की बात हो रही है। तो हमने कहा था कि जब घनाभ के अंदर विकर्ण की बात होती है तो विकर्ण का जो सूत्र लगता है घनाभ का, वो क्या लगता है, यहाँ पे रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। हम डायरेक्ट बात करते हैं। लंबाई यानी 12 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 144, ये हो गया 64, ये हो गया 81, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 290। क्योंकि ये रूट लगा हुआ है, ये रूट लगाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17। क्योंकि विकर्ण के ऊपर कोई भी घात नहीं लगती है तो आंसर यहाँ पे रहेगा 17 मीटर। क्लियर। अब आते हैं आगे, सीरीज का सवाल है। पहले दिया हुआ यही सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 5 हो रहा है, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37, और कुछ आगे क्या होगा। तो अगर हम योग की बात करते हैं तो 2, 5, 9, 19 और 37, यदि योग पे चलते हैं तो योग तो सिस्टम नहीं बैठ रहा। अब एक काम और करके देखते हैं कि ये 2 से 5 हुआ तो 2 का 2 से गुणा प्लस 1 बैठ रहा है। यहां पे देख रहा कि 5 का 2 से गुणा माइनस 1, 9 हो गया। 9 का 2 से गुणा प्लस 1 हो गया। और यहां पे 19 का 2 से गुणा माइनस 1 हो गया। तो अगली संख्या क्या आएगी, यानी अगली संख्या होगी इंटू 2 प्लस 1। 37 का जो डबल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 74, और 1 हो जाएगा आपका 75। यानी आपका राइट आंसर जो आएगा वो 75। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। एक धनराशि पर ब्याज पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो, यानी 1 पैसा प्रति रुपया, यानी 1 रुपये पर ब्याज मिलेगा 1 पैसा। क्लियर दोस्तों, 1 रुपये पर 1 पैसा मिलेगा, यानी 100 रुपये पर 100 पैसा मिलेगा, यानी 1 रुपया मिलेगा। यानी 100 रुपये के ऊपर महीने का जो ब्याज होगा वो 1 रुपये का होगा। यदि 1 महीने का ब्याज 1 रुपया होगा तो 12 महीने का ब्याज जो होगा वो तो भाई साहब 12 रुपये ही तो होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी मूल राशि 100 रुपया मान लेते हैं। समय
एक वर्ष है, दर क्या है, दर हमें निकालनी है और यहाँ पे हमारा जो ब्याज है वो ब्याज कितना आ चुका है, 12 रुपये। अगर दर का सूत्र निकालना है तो बताया हुआ है ब्याज इंटू 100, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इंटू में समय। 100 से आपका 100 कट गया और आपके पास में दर कितनी आई है, 12%। क्लियर? बहुत सिंपल सा सवाल था, सिर्फ भाषा में मत अटकना यहाँ पे। अगला लेके चलते हैं सवाल के, किसी राशि पर 6 से 1/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उसी राशि का 3/8 हो जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे अटकते हैं इसके अंदर। इसका मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो अपन जो क्लास में सीख रहे हैं वही चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, मूलधन, समय, दर और ब्याज। थोड़ा सा राइटिंग रफ चल रही है, स्टूडेंट सभी समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना? थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। तो मूलधन आ गया, समय आ गया, दर आ गया, ब्याज आ गया। मूलधन अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है। समय 6 से 1/4 यानी 25/4, ये भी क्लियर है। इसके बाद में दर पता करनी है और ब्याज जो है वो उस राशि का 3/8 हो जाता है। अब आप कहेंगे सर राशि कौन सी लें? अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, वो बोला कि उस राशि का 3/8 हो जाता है। अब यहाँ पे आप ऐसी संख्या ले लीजिए कि जिससे आपका जो नीचे वाला ये जो 8 है ये पूरा कटे यहाँ पे। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें 8 का भाग पूरा जाए, आपका सवाल आसान हो जाएगा। आप कीजिए यहाँ पे एक काम, आप संख्या लीजिए 40 और उसका 3/8 यानी 5 दिया 15, यानी अब आपके पास में ब्याज आ जाएगा आपका 15 रुपया और आप मूल राशि को कितना मान सकते हो, 40 रुपये। क्लियर दोस्तों? अब दर का सूत्र निकालना है। ये दर का ये हो गया आपका ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इंटू में समय बटे का 4 है, यहाँ से कट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। 25 से 100 कितनी बार कटा, 4 से 40 कट गया 10 बार, 5 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया ये 3 बार, 2 से ये 4 कट गया आपका 2 बार, 3 दूना 6, यानी आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6%। क्लियर? कोई डाउट? अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, 5/3 भाग 3/5 का 5/3 क्या होगा? अगर इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे, तो ये सबसे पहले जो बोर्ड मास का नियम होता है, जो बोर्ड मास का ये जो नियम होता है, इस नियम के अनुसार डिवाइड से पहले यहाँ पे ऑफ यानी का हल होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5/3 भाग का यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। का की जगह गुणे का निशान, 5 से 5, 3 से 3, आंसर आया 1। 5/3 में भाग दोगे 1/1 का, तो आंसर क्या आएगा, 5/3, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/3। क्लियर दोस्तों? अब अगला सवाल, आधा दर्जन, ध्यान से देखिएगा, आधा दर्जन, एक दर्जन के अंदर जो पीस होते हैं वो होते हैं आपके 12। तो एक दर्जन अगर आधे की बात की गई है तो इसका जब आप आधा करेंगे तो पीस हो जाएंगे 6। तो ये बोल रहा है कि 6 पीस की जो कीमत है वो 42 रुपये। तो एक पीस की कीमत हो गई आपकी 42/6, यानी एक पीस की कीमत आ गई 7 रुपये। एक बराबर आ गया है आपका 7, तो 7 × 45 यानी 7 × 5 = 35 का 5 हासिल की 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी आपका जो कुल मूल्य अब लगेगा वो लगेगा 315 रुपये। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, रूट प्लस 250 बराबर 350 का 4/5। सबसे पहले 350 का 4/5 इसे हल कर लीजिए। 5 का 35 में भाग जाएगा 7 बार, 0 यानी आएगा 70 × 4 280। क्वेश्चन बहुत सरल होता चला जाएगा। रूट प्लस 250 बराबर में आ जाएगा 280। रूट का रूट बराबर 250 प्लस का 280 प्लस का 250 उधर जाएगा, माइनस का 250, अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बराबर में ये हो जाएगा आपका 30। वर्ग मूल हटेगा, वर्ग चढ़ेगा,
और आपके पास में जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 900। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल में सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर 7 का घनमूल होता ही नहीं है और 875 का होता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे भिन्न में दे रखे हैं। तो आपसे अगर ये कट रहे हैं तो आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 का भाग जब हम 875 में देते हैं तो ये जाता है 125 बार। तो ये हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यदि 1 के घनमूल की बात की जाए तो 1 का घनमूल 1 और 125 के घनमूल की बात की जाए तो 5। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी 1/5। अगला सवाल बेहद अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 20 घंटों में, यानी यहाँ पे समय, चाल और यदि दूरी की बात करते हैं, अक्सर ही बच्चे सवाल गलत करते हैं। एक व्यक्ति 20 घंटों में, यानी समय दे रखा है 20, 1 किलोमीटर चलता है, यानी दूरी 1 किलोमीटर चलता है, तो उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब यदि चाल की बात की जाए तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे दूरी बटे में समय। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आपको अभी 200 मीटर चलाना है। यदि 200 मीटर चलाना है तो इस बार आपकी दूरी कितनी है, यहाँ पे 200 मीटर। चाल क्या है आपकी, a/b। और अब आपको यहाँ पे समय निकालना है। समय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है आपकी 200 मीटर, तो पहले तो इसको आप किलोमीटर में बदलिए। इसके बाद में चाल जो इसकी दे रखी है वो दे रखी है a/b। a/b जब ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी b/a। ये यहाँ से कट जाएगा, 200 से ये कट जाएगा आपका 1 बार, ये 5 बार, तो ये आ जाएगा आपका b/5 और a। तो b/5 1 घंटे जब लगेंगे तो ये यहाँ पे 200 मीटर चलने में सक्षम हो जाएगा। क्लियर। तो ये टाइम लगेगा b/5 a। इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार वापस से रिपीट होके देखिएगा। कल या परसों के पेपर में मैं शायद ऐसा सवाल एक आपको वापस से दूंगा। क्लियर दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार साथियों, अब आपके सामने जीके का पेपर सोल्यूशन हो रहा है और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय एवं गवर्नर जनरल। यहाँ पे मैंने आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश पूछा। अगर मैं आपसे यहाँ भारतीय पूछता तो उसका जवाब आता श्री राजगोपालाचारी। लेकिन मैंने आपसे यहाँ पूछा है कि प्रथम ब्रिटिश वायसराय एवं गवर्नर जनरल, तो यहाँ अपने इस सवाल का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक साथियों, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, नोटो का पूरा नाम क्या है? यानी नोटो की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से अपना जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द अबव। ये नोटो का पूरा नाम है। ठीक साथियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस कब आता है? क्षय मतलब होता है टीबी। इसको अपन अपनी आम भाषा में बोलते हैं टीबी रोग, टीबी रोग। तो हमने यहाँ पूछा है कि क्षय रोग दिवस कब आता है। तो मित्रों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 24 मार्च। ठीक साथियों, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, जापान देश का खोजकर्ता सेंट फ्रांसिस जेवियर किस देश का निवासी था? यानी जो जापान का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम दे दिया सवाल में ही, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये किस देश का रहने वाला था? तो मित्रों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्पेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक मित्रों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह हमारा अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल संबंधित व्यक्ति है ये, और इसकी उपाधि के बारे में अपने पूछा है। तो मित्रों, यहाँ 4 उपाधि दे रखी है। इन 4 उपाधियों में से जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अकबर का मकबरा, मुगल शासक अकबर का यहाँ पे हमने मकबरा पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से सबसे जो सटीक और सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक साथियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मित्रों, गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं और मैंने आपसे यहाँ पूछा कांग्रेस ने कौन से वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ना प्रथम में लिया था ना लिया था तृतीय में। इसका राइट जवाब होगा सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। हाँ मित्रों, यहाँ पर एक चीज और है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तीनों में जो भाग लेता है। तो मित्रों उसका नाम आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR यानी भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन अपना यह सवाल है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उसका अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न को लेकर हुई थी, इसका जनक पूछा विश्व लेवल पे। तो मित्रों यहाँ अपने सामने 4 ऑप्शन है और यहाँ से जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक मित्रों, चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा, यहाँ थोड़ा सा सवाल में स्प्रिंट है मित्रों, यहाँ होगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ले। ठीक है, ले के अंदर भारत का जो हेमिश नेशनल पार्क है ना, उसका नाम है हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी किनारे नहीं बसा हुआ। यानी ये 4 आपके ऑप्शन है, 4 नगरों का नाम है। इनमें से जो गंगा किनारे नहीं बसा हुआ अपन को वो अपना राइट आंसर होगा। तो मित्रों कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, पटना भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और हरिद्वार भी आप जानते ही हो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। लेकिन लखनऊ गंगा किनारे नहीं बसा हुआ, ये बसा हुआ है गोमती नदी किनारे। नदी नाम आएगा गोमती नदी। तो मित्रों यहाँ नहीं पूछा मैंने आपसे, तो इसके हिसाब से अपना राइट आंसर होगा डी, लखनऊ। ठीक मित्रों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से सबसे सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम और तिब्बत को नाथुला दर्रा जोड़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बंगाल का शोक कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोसी नदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो मित्रों यह राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कारगिल विजय दिवस। मित्रों इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिहाज से, कारगिल विजय दिवस कब आता है। सीधी यहाँ पे डेट पूछी है तो अपन को सीधा आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई। ये है कारगिल विजय दिवस। और मित्रों ये है आपका आज का लास्ट सवाल जीके का। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। टोटल पूछिए यहाँ पे लोकसभा की सीटें राजस्थान राज्य की। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 राजस्थान की लोकसभा की सीटें। और जो ये 10 है ना, ये राजस्थान की राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, और जो ये 35 है ये कुल मिला के संसद सीटें हैं राजस्थान की। 25 और 10 प्लस 35 ये टोटल राजस्थान की सीटें हैं जो कि संसद में है, लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर। तो मित्रों ये था आपका आज का जीके पेपर सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सबका ये पेपर अब साइंस का स्टार्ट हो रहा है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अमलगम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अमलगम ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु मरकरी होती है, या जिसे मरकरी की जगह अपन लिख सकते हैं कि मरकरी का जो प्रतीक है वो क्या होता है, Hg, मरकरी
और जिसे अपन पारा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा रक्त समूह जो सभी को दिया जा सकता है, सभी को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है मतलब जो सर्वदाता होता है, और आप सभी को पता है सर्वदाता कौन सा होता है, ओ। और अगर बोले कि वह रक्त समूह जो सभी से ग्रहण कर सकता है या सर्वग्राही किसे कहा गया है, तो आप सभी को पता है कि सर्वग्राही जो समूह होता है वो रक्त समूह ए भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा सभी को दिया जा सकता है, ओ समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोशिका को पूरा कंट्रोल करता है वो कौन करता है, तो आपको बता दूं ये अपनी कोशिका है। और कोशिका के जो सेंटर में होता है वो होता है आपके केंद्रक, और केंद्रक का जो अन्य नाम है वो बता दूं मैं कि वो होता है न्यूक्लियस। और इसका जो राइट आंसर है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, क्या पूछा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो इसका हो जाएगा आपके केंद्रक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूली, मूली क्या है, जो खाने में उपयोग में ली जाती है, मूली क्या है, तो ये पूछना चाह रहा है कि मूली इसमें से जड़ है कि तना है कि पत्ती है कि फूल। तो आप सभी को पता है मूली है जो एक जड़ होती है। इसकी जगह अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि आलू है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है या आलू क्या है, तो आप सभी को पता है कि आलू का जो भाग खाया जाता है वो तना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक, या फिर विद्युत आवेश बोले या सिर्फ बोले कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, मतलब एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि मानव शरीर के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा को वो किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो मानव शरीर का रासायनिक ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूत्रालों के आसपास आने वाली गंध का कारण क्या है, मूत्रालों के आसपास आने वाली गंध का कारण क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मूत्रालों में जो नाक में चुभने वाली गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलपीजी गैस टंकियों में किस रूप में भरा जाता है, एलपीजी बोले या फिर एलपीजी का अगर मैं फुल फॉर्म लिखना चाहूँ तो आप सभी को पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आप सभी को पता है जो ये फर्स्ट दे रखा है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है कि द्रवित, मतलब जो द्रव रूप में भरी रहती है। तो एलपीजी गैस टंकियों में किस रूप में भरी जाती है, तो द्रव रूप में भरी जाती है। एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या ऐसा बोल दे कि इसका इंग्लिश फॉर्म तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बात कर रहा है यहाँ पे खट्टे फल। और खट्टे फल में आप सभी को पता है खट्टे फलों में जो आपके पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और आप सभी को पता है कि अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल आप सभी को पता है अंगूर में पाया जाता है, और बेंजोइक अम्ल है वो घास में पाया जाता है, और जो लैक्टिक अम्ल है वो आप सभी को पता है दही में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चांदी का अयस्क क्या है, ये पूछ रहा है चांदी का अयस्क क्या है, तो आप सभी को पता है कि चांदी हमेशा अर्जेंट में चाहिए होती है, और इसलिए चांदी का अयस्क हो जाएगा आपके अर्जेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है वो हीरा होता है, और हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंतु जगत का कठोरतम पदार्थ क्या है, या फिर ऐसा ये अगर गुमा के क्वेश्चन पूछे तो जंतु जगत का जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है वो अपने शरीर में कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है कि इनेमल होता है। इनेमल क्या होता है कि जो दांतों की जो ऊपरी परत होती है, दांतों की ऊपरी परत, उसी क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और ये सबसे कठोर पदार्थ कैसा हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है वो पानी आपके कितना होता है, ओनली 0% होता है, इसलिए ये सबसे कठोर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, सवाल पूछा है एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, तो आप सभी को पता है कि जो सबसे कम द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपके होता है
9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। यहाँ पे ये ध्यान रखना, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑप्शन अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाता है तो यहाँ पे आपके -31 की जगह वो +31 दे सकता है, या फिर 9.1 दे रखा है वहाँ पे वो कभी कभी 1.6 दे सकता है। तो इसका आप थोड़ा खास करके ध्यान रखें। और अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो उनका जो द्रव्यमान है वो 1.67 इंटू 10 की घात -27 होता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो घात लगी हुई है वो -27 है, और यहाँ पे जो घात लगी हुई है वो कितनी है, -31 है। तो आप सभी को पता है कि ये जो वैल्यू है वो कम है, और न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का आप सभी को पता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके कि सबसे कम द्रव्यमान, वो सबसे कम द्रव्यमान आपके इलेक्ट्रॉन का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है, या ऐसे बोल दूं कि जो भी आप खाना खाते हो उसका जो पूर्ण रूप से जो पाचन करता है वो कौन करता है, पाचक रस का स्राव करने वाली। तो आप सभी को पता है जो ये अग्नाशय होती है वो आपका, ये सपोज करो ये पेट है, और ये पेट के नीचे जो आमाशय के नीचे जो जुड़ी रहती है, ये छोटी आंत जुड़ी रहती है। छोटी आंत के जो साइड में ये वाला पार्ट है, इधर आपके अग्नाशय जुड़ी रहती है जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। और इसके अंदर जो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इन तीनों का कार्य क्या होता है कि जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो आपके प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और अगर मैं बात करूं लाइपेज, तो लाइपेज आपके वसा का पूर्ण पाचन कर देता है। इसलिए ये जो भी आप खाना खाते हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, उसको पूर्ण पचाने का कार्य जो करता है वो आपके अग्नाशय करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय।